मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स पर। जैसे कि फ़िलहाल अपना जो पेपर चल रहा है वो है जूनियर स्टेनोग्राफ़र इंग्लिश। टोटल 40 क्वेश्चंस इस पेपर में हैं। दो वीडियोस में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंच चुकी है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब सेकंड वीडियो रहेगी, इसका सेकंड पार्ट रहेगा। फिर से एक बार ये आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और एक एक करके उनको समझते हुए सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो है इसमें बताया है हमें कि एक हेमिस्फेयर है और उस हेमिस्फेयर पे जो मतलब बन रखा है वो एक सिलेंडर है और डायमीटर हमें दे रखा है इस हेमिस्फेयर का 14 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई हमें इस बर्तन की दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है इस बर्तन का इनर सरफेस एरिया। समझते हैं इसको सॉल्यूशन के थ्रू। देखो, जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इसका जो बेस है, बॉटम है, वो हेमिस्फेयर है और उसी के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। अच्छा, इनर सरफेस एरिया किन किन चीज़ों से बनेगा वो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक तो आपको चाहिए CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा आपको चाहिए CSA ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। जैसे कि सिलेंडर का तो 2πRh होता है और हेमिस्फेयर का 2πr² होता है। क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर रहेगी इसीलिए मैंने शुरुआत में ही ना 2πr कॉमन ले लिया और इनटू में बचता है h+r। अच्छा, अब इसको जब आप वैल्यूज़ को रखोगे, मतलब r जो है वो 7 होगा क्योंकि डायमीटर 14 था, और h+r का मतलब कुछ और नहीं है, टोटल हाइट से है जो कि 12 गिवन है। तो बहुत ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो, दूसरा क्वेश्चन फिर से मेंसुरेशन का है। यहाँ हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क मतलब एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई का ना रेशियो दे रखा है। ये रेशियो 3:2 में है। कहता है एक व्यक्ति इसकी बाउंड्रीज़ के अलोंग चलता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रहती है और एक पूरा चक्कर वो 12 मिनट में काटता है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल पता करना है। फिर से एक बारी डायग्राम से समझते हैं। देखो, सॉल्यूशन में डायग्राम कोई नहीं है, वैसे आप समझते हो कि एक आयताकार पार्क इस तरीके से होता है। देखो, ये पार्क है इसका, और आप समझते हो कि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। ये दोनों लंबाई होगी और ये दोनों होगी चौड़ाई। अब एक आदमी जो है ना, देखो वो इस तरीके से चलता है, मतलब बाउंड्रीज़ को इस तरीके से, और एक चक्कर वो कंप्लीट कर लेता है 12 मिनट में और स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो एग्जैक्टली वही मैंने किया है। देखो, अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिस्टेंस पता चलता है। टाइम को मैंने लिया आवर्स में और स्पीड को लिया है किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बनने वाला था किलोमीटर में, बट मैंने देखा ऑप्शन मीटर में है तो साथ साथ इसको 1000 से मल्टीप्लाई और कर दिया ताकि ये डिस्टेंस हमारा मीटर में आ जाए। अच्छा, इस पूरे डिस्टेंस का मतलब कुछ और नहीं होगा, ये एक पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर आप समझते हो, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई यानी कि ट्वाइस ऑफ L+B। तो ये डिस्टेंस 2000 आ गया और यहाँ से L+B हमें पता चल गया 100 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू ना 5 यूनिट की होगी क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 था। तो 3 और 2 के हिसाब से ये 5 की वैल्यू है। अब 5 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू 200 होगी। इस 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 200 यानी कि 600 होगी। और उसी तरीके से जो चौड़ाई है 2 यूनिट, तो 2 इंटू 200 यानी चौड़ाई 400 होगी। और लंबाई चौड़ाई आने के बाद जैसे कि आप जानते हो कि एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। 600 इंटू 400 यानी कि 24, मतलब 4 टाइम्स 0 मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कोई पैसा 4 वर्षों में तो हो जाता है 6 लाख, मतलब 64,800, और 6 वर्षों में हो जाता है 93,312 रुपये। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समझते हैं इसको सॉल्यूशन के थ्रू। देखो, यहाँ मैंने समझाया कि मतलब कोई प्रिंसिपल है वो 4 वर्षों में ना इतने रुपए हो जाते हैं, ये अमाउंट होगा इस प्रिंसिपल के लिए, बट आने वाले टाइम के लिए ना ये होगा प्रिंसिपल। अच्छा, 6 वर्षों में इतना हो जाता है, या फिर हम यहाँ से 2 वर्ष और आगे चल लें। तो हमने ना सिर्फ इतनी बात उठा ली कि अब आने वाले 2 सालों के लिए ये फिगर प्रिंसिपल है और ये फिगर अमाउंट है। अब आगे क्या किया है देखते हैं।
आगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, प्रिंसिपल 64,800 है और अमाउंट 93,312 है। देखो, जब भी आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट हो तो आपको मतलब या तो रेट पूछा जाएगा या टाइम पूछा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप उसको जितना छोटा कर सकते हो ना उतना छोटा नंबर्स को करो। देखो, मैं छोटा करता हुआ आया इन नंबर्स को, तो मुझे ये दोनों नंबर्स नज़र आ गए। करने में तो और भी छोटा कर सकते थे, बट हमें यहाँ से समझना है कि ये 2 साल में हुआ था इतना पैसा। तो इसका मतलब है कि रेशियो अगर हम बनाएंगे ना तो हमें रेशियो की यूनिट्स स्क्वायर में नज़र आनी चाहिए। और वही हमने किया है कि जब तक हमें ये यूनिट्स स्क्वायर में ना नज़र आ जाए तो हम उसको काटते चलें। अब यहाँ हमें नज़र आने लग गए स्क्वायर। हमने अंडर रूट करा तो पता चला कि भाई 10 और 12 के स्क्वायर सही है। तो 10 और 12 कुछ और नहीं है, ये हर साल का रेशियो होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। कि हर साल क्या होगा, 10 रुपये 12 रुपये बन जाएंगे, यानी 2 रुपये ब्याज मिलेगा 10 पर प्रिंसिपल पर। तो यहाँ से हमने निकाल लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमसे पूछा जा रहा था कि 5th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए 5th ईयर का प्रिंसिपल। अब 5th ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, जो 4th ईयर का अमाउंट था। मतलब कोई भी अमाउंट अगले साल के लिए ना प्रिंसिपल बनता है। अब देखो, ये 4th ईयर का आपको यहाँ पर गिवन था अमाउंट, ये 4th ईयर का अमाउंट गिवन था, तो यानी कि 5th ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। तो कुछ नहीं करना, बस 64,800 का ही 20% आप कैलकुलेट करोगे तो CI आ जाएगा, यानी कि 12,960 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, इसके बाद टाइम एंड वर्क का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं समझा देता हूँ इसका मतलब। कहते हैं 25 आदमी किसी दीवार को बना सकते हैं 12 दिनों में। 5 आदमियों ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। हालांकि जो बचे हुए 20 वर्कर्स होंगे ना, उनको काम उसी समय में करना है जितना टाइम इनके पास था। तो उसके लिए उनको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो कितने % उन्हें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ी, समझते हैं देखो सॉल्यूशन के थ्रू। देखो भाई, टाइम एंड वर्क में एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम टोटल वर्क बना लें। और टोटल वर्क बनाने के लिए मैंने किया क्या है कि मैंने माना एक आदमी की कार्य क्षमता 1 है और टोटल यहाँ पर 25 आदमी काम पर रखे थे। तो इसका मतलब है कि जब एक आदमी का एक दिन का काम 1 है तो 25 आदमी एक दिन में 25 काम करेंगे, और उन्होंने 12 दिनों तक काम किया है। तो जब एक दिन में 25 काम करके देंगे तो 12 दिनों में भाई 300 काम करके देंगे, यानी कि 300 तो है काम जो कि हमें कराना है 12 दिनों में। अब आगे समझते हैं। देखो, 5 दिनों तक ये सभी 25 आदमी काम पर थे, तो 125 काम हो गया होगा। अब रिमेनिंग वर्क बचा 175, मतलब 300 में से 125 घटाने पर। अच्छा, ये 175 काम ना एक तो करेंगे 20 आदमी, क्योंकि 5 तो चले गए, और उतने ही टाइम में मतलब 12 में से 5 दिन तो देखो यहाँ काम हो गया था, यानी कि 7 दिन और बचे हैं। तो 20 आदमियों ने 7 दिनों में 175 अगर काम करना है ना, तो उनमें से हर एक आदमी को 1.25 काम करना होगा, मतलब ये प्रत्येक आदमी की क्षमता आ गई। अब पहले जिस आदमी की क्षमता 1 थी तो अब 1.25 होगी, तो वो बढ़ी कितने से, 0.25 से। और 0.25 जो बढ़ी वो कितने पर बढ़ी, ओरिजिनली 1 पर। तो यहाँ से पता चला कि भाई प्रत्येक आदमी ने 25% से क्षमता बढ़ा ली अपनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, इसके बाद फिर से एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, हालांकि पाइप एंड सिस्टम है ये, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, कहता है कि एक पाइप है वो किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक लीकेज भी यहाँ है और वो 1/4 हाइट पर है, मतलब बॉटम से। आगे कहता है कि ये जो लीकेज है ना, जहाँ तक ये लीकेज है वहाँ तक का हिस्सा ये 2 घंटे में खाली कर सकती है। तो आपको बताना है कि अगर जो दोनों पाइपों को हम एक साथ खोल दें और ये टंकी ऑलरेडी फुल है, तब जाकर 1/4 फुल होने में इसे कितना टाइम लगेगा। 1/4 फुल होने का मतलब है कि उस लेवल तक ये बचे। अगर जो 4 हिस्सों में इस टंकी को हम बांट लें तो 3 हिस्से खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। समझते हैं देखो इसको। देखो भाई, डायग्राम बना के मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि मैंने माना ये टंकी है और मैंने इसको ना 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया, और हर पार्ट में 2-2 पानी है, मतलब 2 पानी यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो टोटल कैपेसिटी कितनी बनी भाई इसकी, 8 यूनिट। अब लीकेज है नीचे से 1/4 ऊंचाई पर, तो मतलब यहाँ पर लीकेज होगी और यहाँ से पानी भर रहा है। तो एक तो मैं बताया था कि ये जो भरने वाला पाइप है इस पूरी टंकी को 2 घंटे में, मतलब 4 घंटे में भर सकता है। तो 8 देखो कुल क्षमता है,
और 4 घंटे में ये भर सकता है, तो इसकी क्षमता हुई हर घंटे 2 पानी भरना। उसी तरीके से देखो जो लीकेज है, तो लीकेज यहाँ तक का हिस्सा खाली कर सकती है कितने टाइम में, देखो यहाँ बता रखा है 2 घंटे में। तो जब आप देखोगे कि भाई इतना हिस्सा, यानी कि ये 6 हिस्सा अगर 2 घंटे में ये खाली कर पा रही है, तो इसकी क्षमता भाई 3 हुई। भरने वाले की क्षमता 2 है, खाली करने वाले की क्षमता 3 है। अगर दोनों पाइपों को हम एक साथ खोल दें तो कुल मिलाकर -1 क्षमता आ रही है। इसका मतलब कुछ और नहीं है, मतलब ये है कि एक पानी भाई निकलेगा ही निकलेगा। तो हमें कितना खाली करवाना है इसको, 3/4 हिस्सा। और 3/4 हिस्से का मतलब क्या होगा, 6 से। तो 6 हिस्सा एक की क्षमता से खाली होने में ना 6 घंटे लगेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, इसके बाद आपको एक टेबल दिखा रखी है। यहाँ आपको बताया है एज ग्रुप और यहाँ पर बताया परसेंटेज। कहने का मतलब है ये 2011 की ना आपको पॉपुलेशन दिखा रखी है कि 15 साल तक के जो है वो 30% लोग हैं, 16 से 30 साल वाले 22% है। इसी तरीके से आपको बता रखा है। अब कहता है कि भाई 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वो 45 लाख हैं, जबकि 45 से ऊपर अगर आप चलोगे ना तो इतना परसेंटेज मिल रहा है। इसको आप जोड़ोगे तो 16 और 9 25 और 5 30%। तो हमें एक तरीके से 30% की वैल्यू दे रखी है 45 लाख। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 16 से 30 के बीच में कितने लोग हैं। तो आप देख पा रहे हो 16 से 30 के बीच में ना 22% आ रहे हैं। अब 22% की हमने वैल्यू निकालनी है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, 15 तिये 45, 15 दूनी 30 और यही दो इसको 1.5 बारी में काटेगा। तो मतलब हमें 1% की जो वैल्यू मिल रही है ना वो 1.5 मिल रही है। 1.5 का मतलब 1.5 गुना, आप समझते हो, 1 और आधा। तो भाई 1 और आधा जब करोगे ना 22 का, 22 और 11, तो आंसर आपका 33 लाख आ जाएगा। तो मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक आसान क्वेश्चन है और पहले भी आपने ये किया होगा, मतलब रिपीटेड है। इसमें क्या बोलता है कि एक कोई डिस्टेंस है, आदमी उसको चलकर जाता है और वापस सवारी करते हुए, राइडिंग करता हुआ आता है। देखो डिस्टेंस आना और जाना सेम है, तो जो टाइम उसको लग रहा है ना वो हमें एक बारी देखना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W। W का मतलब वॉकिंग, और वापस आया राइडिंग करता हुआ यानी R। तो ये टोटल 37 मिनट उसको लगते हैं। अगर जो वो दोनों तरफ चल कर जाए और चल कर आए, मतलब W + W, तो उसको टोटल टाइम लगता है 55 मिनट। अब यहाँ से समझ पा रहे हो कि 2W की वैल्यू अगर 55 है तो W की वैल्यू 27.5 होगी, यानी इसका आधा होगा। और अगर जो W की वैल्यू 27.5 है और 37 में से आप 27.5 घटाते हो तो R की वैल्यू आपको 9.5 मिल जाएगी। मतलब अगर इसी दूरी को हम राइड करते हुए आए ना तो 9.5 मिनट लगते हैं एक तरफ से। अब हमसे पूछा है अगर दोनों तरफ राइडिंग करता हुआ जाए हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो भाई जाने में भी 9.5 और आने में भी 9.5, तो 9.5 गुना 2 होता है 19 मिनट। तो 19 मिनट उसको लगेंगे। इसके बाद चलते देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। और 3πr² की वैल्यू आपको दे रखी है 108 पाई। यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगी और 3 36 बारी काटेगा इसको। तो R² की वैल्यू 36 है तो R की वैल्यू 6 होगी। अब हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 2/3 पाई R³ R³ का मतलब 216 होगा। अब 3 इसको काटेगा देखो 72 टाइम्स, और 72 × 2 होता है 144, और पाई को साथ ले लो क्योंकि पाई के टर्म्स में आंसर है, तो 144 पाई इसका आंसर होगा। बाकी सॉल्यूशन में नीट एंड क्लीन आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ इसने हमें बताया है कि 2 सर्कल्स हैं और उनके एरियाज़ मिलाकर, मतलब अगर जो इसका एरिया A है और इसका एरिया B है तो इन दोनों के एरियाज़ को जोड़कर एक जो बड़ा सर्कल है उस अकेले का है उतना एरिया।
अब जैसे कि आपको पता है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये इनके एरिया होते हैं, समझते हैं देखो सोल्यूशन से। देखो भाई वही चीज़ यहाँ मैंने बता रखी है कि इन दोनों का एरियाज जोड़ के मैंने इसके एरिया के बराबर कर दिया। तीनों की रेडियस को ए बी सी हमने माना है। अच्छा, हमें यहाँ पर जो गिवन थी, एक तो बी की रेडियस गिवन थी, एक सी की। उससे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर पाई को कॉमन लेते हुए ब्रैकेट में इतना लिखा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब बस आर स्क्वायर ही बचे। तो देखो पहले वाले सर्कल की रेडियस गिवन है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ। इसका रेडियस हमने निकालना है और इसका रेडियस हमें गिवन था 15, तो यानी कि 225। तो आप बहुत ईजिली यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको इस बी सर्कल का ना रेडियस मिल जाएगा 12, और यही हमसे इसने पूछा है। चलते हैं अगले सवाल में। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, और मतलब M1D1 वाली अप्रोच आपने मतलब की होगी कभी, M1 × D1/W1, जिसको चैन रूल बोला जाता है, उसी से मैंने इसको सॉल्व किया है। आपको मैं शो करता हूँ। देखो भाई जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये चैन रूल होता है। तो हमें पहले वाली जो मैन है वो बता रखे है, कितने वो टाइम लेते हैं डेज में वो बता रखा है, किस प्रोपोर्शन में काम करते हैं वो बता रखा है, और वही वैल्यूज़ हमने यहाँ लिखी। ये दोनों हमें गिवन थी। यहाँ से देखो कैलकुलेट करने पर ना हमें x की वैल्यू बहुत आसानी से 4 मिल गई। अब आगे क्या करना है, देखो हमसे पूछा जा रहा है कि इतना वर्क, मतलब इतना, मैंने x की वैल्यू यहाँ रखी तो इतना वर्क बना, और ये मुझे x+4 से करवाना है, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, तो यानी 4+4 8 आदमियों से करवाना है। तो सिंपली वर्क को मैंने डिवाइड करवाया है जब नंबर ऑफ़ मैन से, तो नंबर ऑफ़ डेज आ गए, और वही हमसे पूछा है, तो यही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद जो क्वेश्चन है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट जो है 4 साल का 4% पर, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का 5% पर। तो इन दोनों के बीच का ना अंतर दे रखा है 57, और हमसे अप्रोक्सीमेट सम पूछा है, जबकि अप्रोक्सीमेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पूरा पूरा सम अपना बन रहा है। समझते हैं देखो इसको सॉल्यूशन के थ्रू। देखो मैंने यहाँ पर ना मतलब जो स्टार्टिंग की है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से की है। मतलब दिक्कत हमें सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आती, दिक्कत आती है कंपाउंड में। तो कंपाउंड में देखो क्या किया है मैंने, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 3 साल है, तो इसको मैं फ्रैक्शन के थ्रू लेके चलो। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। इसमें ये जो 20 है ये प्रिंसिपल का काम करेगा, और ये जो 1 है यहाँ पर ये करेगा प्रत्येक वर्ष का मतलब इंटरेस्ट के लिए काम। तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई 20 रुपये शुरुआत में जो होते हैं साल के, वो एंड तक आते आते 21 रुपये हो जाते हैं। और 3 साल में क्या होगा कि 3 के 3 साल सेम रेशियो बनेगा 20 से 21। तो इसलिए मैंने तीनों की मतलब दोनों नंबर्स में ना क्यूब लगा दी। तो यहाँ से प्रिंसिपल 8000 यूनिट मिला और अमाउंट 9261 बना। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे हैं, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना 1261। अब मैंने यही प्रिंसिपल उठा लिया बिल्कुल, और इसी प्रिंसिपल पे क्या किया कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 4% का 4 साल तक। तो जैसे कि आप समझते हो P/R/100 × T, तो ये निकल कर आया 1280। फिर मैंने देखा इन दोनों का डिफरेंस 1280 और 1261 का, वो मुझे 19 मिल रहा है। अब ये डिफरेंस हमें गिवन था, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन थी 57। तो एक यूनिट आप समझ पा रहे हो 3 है, और प्रिंसिपल जो कि 8000 यूनिट हमारी चल रही है, तो 8000 × 3 यानी कि 24,000। चलते हैं भाई अगले सवाल पर। देखो भाई इसके बाद जो क्वेश्चन है ये फिर से एक बारी क्वेश्चन आपके सामने है सिंपल इंटरेस्ट का। इधर क्या कहते हैं, देखो दो लोग हैं अमर और बाला। इन दोनों ने क्या किया कि 15-15 हज़ार रुपये ना जमा किए दोनों ने। तो होता क्या है कि इनको मतलब इन्होंने 5-5 साल के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन इनको ना ब्याज सेम नहीं मिला, क्योंकि ब्याज की दरें ज़रूर अलग रही होगी। जो डिफरेंस इन दोनों के बीच बना ब्याज और ब्याज का, वो हमें बता रखा है 3000 रुपये है। इसके अलावा दोनों की जो ब्याज दरें हैं उनका योग, मतलब कुछ रेट यहाँ होगा कुछ रेट यहाँ होगा, उन दोनों का योग हमें बता रखा है 11%। इसके अलावा पूछा जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि अमर को भाई ज़्यादा ब्याज मिलता है बाला से, तो इसका मतलब है कि ये वाला रेट ज़्यादा रहा होगा।
और पूछा हमसे ये है कि अमर को कुल कितना ब्याज मिला। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक सही अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। देखो भाई, दोनों को जो ब्याज मिला उसका अंतर 3,000 रुपये है। तो ये 3,000 रुपये कोई एक साल में तो नहीं बन गया अंतर, 5 साल लगे होंगे, दोनों ने 5-5 साल के लिए पैसा निवेश किया है। तो यानी कि हर एक साल 600 रुपये का अंतर आ रहा होगा। हर एक साल जो अंतर आ रहा होगा, मतलब जो ब्याज अमर को मिल रहा होगा जो बाला को मिल रहा होगा, तो अमर को 600 रुपये ज़्यादा मिल रहे होंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों की ब्याज दरों का ना अंतर निकाल सकते हैं। और जब भी ब्याज दर की बात होगी तो आपको समझ जाना है ब्याज दर का मतलब होता है एक साल की दर। आगे मैं क्या करूँगा, देखो सॉल्यूशन से समझाता हूँ। देखो भाई, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि एक साल में जो अंतर बनता है वो 600 का बनता है। हालांकि दोनों के लिए प्रिंसिपल 15,000 ही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालना जानते हो कि एक साल का प्रिंसिपल मतलब एक साल का ब्याज ऊपर अपॉन में प्रिंसिपल परसेंट के लिए 100। अगर मुझे ब्याज दरों का अंतर भी निकालना है तो भी वही करना होगा कि जो एक साल का अंतर है वो ऊपर नीचे प्रिंसिपल इंटू 100। तो यहाँ से पता चला कि भाई दोनों को जो भी दरें मिलती है ना, उन दोनों के बीच में 4% का अंतर है। अच्छा, ज़्यादा किसको मिलता है ब्याज? अमर को। तो अमर की रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस बाला की रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 4, और दोनों का सम बता रखा है 11। अब यहाँ से अगर जो मुझे निकालना है इस वैल्यू को, तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर लो, चाहे आपको रिज़ल्ट याद होगा कि दोनों को जोड़कर बस आधा करना होता है। तो वही मैंने किया है, 7.5 आ गई अमर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये दूसरी वैल्यू आ जाती है, मतलब बाला की रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दोनों की अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट खुल चुकी है और हमसे पूछा जा रहा है कि अमर को कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो अमर का प्रिंसिपल जो था वो तो 15,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया और टाइम 5 साल है। आप कैलकुलेट करोगे तो 5,625 रुपये उसे रिसीव होते हैं। चलते हैं भाई अगले सवाल पे। देखो भाई, फिर से उसी टेबल पर एक क्वेश्चन और है। अब की बारी इसने हमें बोला है कि 61 से 75, मतलब ये वाला स्लैब। तो यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे 9% मतलब पॉपुलेशन है। तो हमें इसकी वैल्यू दे दी, वैल्यू दी है हमें 13.5 लाख। अच्छा, पूछा क्या है देखते हैं। कहता है कि जो 16 से 30 है यानी कि 22, और जो 46 से 60 है यानी कि 16, तो इनके बीच का अंतर बताना है, जो कि परसेंटेज में तो 6 बन रहे हैं। और आपको बस अब इस 6% की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो, आप जब 9 को नीचे लेकर आओगे या फिर यहीं से काट लो, देखो 4.5 का अगर आप टेबल पढ़ सको, ये 2 बारी घट रहा है और ये 3 बारी, फिर से 2 इधर आएगा तो 1.5 बना देगा। 1% की वैल्यू 1.5 होगी, तो 6% की वैल्यू 6 गुना 1.5 होगी, यानी 6 और 6 का आधा। तो 9 लाख इसका आंसर होगा। बाकी देखो, कैलकुलेट करने का अपना अपना तरीका होता है, मेन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। इधर आपको बता रखा है जैसे कि एक पाई चार्ट के थ्रू, ये पाई चार्ट ज़रूर दिखा रखा है, बट ये आपको परसेंटेज में चीज़ें नज़र आ रही है। तो मतलब ये सारे परसेंट आप जोड़ के देखोगे ना तो ये 100% बनेगा। मतलब हमें कुछ भी चीज़ दर्शानी होती है परसेंटेज में तो 100% कंप्लीट डाटा होता है। और अगर कभी हम डिग्री में दर्शा रहे हैं ना, तो वो डिग्री 360% बनाती है, मतलब सॉरी 360 डिग्री बनाती है। तो हमें एक छोटा सा काम क्या करना है कि अगर जो हम इनको डिग्रीज़ में रिप्रेजेंट करें, तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस का कितना डिग्री एंगल बनेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, 360 डिग्री का, जैसे कि मैंने आपको बताया डिग्री बनाने का मतलब है कंप्लीट 360 का। आपको इसको देना है 18%। तो बस आप 360 का ना 18% कैलकुलेट कर लो, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको 64.8 मिल जाएगा। चलते हैं भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, फिर से एक रेशियो का आसान सा सवाल है। 6,120 रुपये को हमें बांटना है ए, बी और सी में। अच्छा, पैसा बांटने के लिए ना रेशियो चाहिए। तो रेशियो कैसे बनता है देखो, कहता है कि ए को मिलना चाहिए 2/3, किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो अगर बी को मैं 3 दिलवा दूँ तो ए को 2 मिलना चाहिए। फिर कहता है बी को 1/4 मिलना चाहिए सी की तुलना में, मतलब 1/4। अगर 4 मिले सी को तो 1 मिले बी को। अब जैसे कि आप समझ पा रहे हो
दोनों जगह पर b का सेम होना ज़रूरी है। ऊपर जैसे b 3 है ना, तो नीचे भी हम 3 बना सकते हैं 3 से गुना करके, तो फिर यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगी। अब ये जो ए बी सी का रेशियो है ये हमें मिल रहा है, देखो 2:3:12, और इसी रेशियो में हमने पैसा बांटना है 6,120 रुपये। जबकि आप इसको जोड़ के देखोगे 12 और 3 15 और 2 17 यूनिट बन रहा है। तो हमें 17 की वैल्यू दे रखी है 6120 रुपये, और बी का हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप कर ऐसे सकते हो कि 6120 तो 17 की वैल्यू है, 17 से डिवाइड कर दे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और साथ के साथ ना इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि बी का हिस्सा आ जाए। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो 17 से आपको पता है 3 बारी में 51 करता है, बचा 102, तो ये 6 बारी में और 0 बारी में 360 गुना 3, 1080 इसका आंसर होगा। बाकी नीट एंड क्लीन आपको नज़र आ जाएगा सॉल्यूशन में। चलते अगले क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसने बोला है कि दो चीज़ें हमें इसने मतलब दिखा रखी है मेनली। एक तो इसने हमें दिखा रखा है, देखो भाई, एक तो इसने हमें बता रखा है ये ब्लू कलर से सेल्स, और ये जो दूसरा रेड कलर है ये बता रहा है प्रोडक्शन को। अब हमने क्या करना है कि देखो, एक तो एवरेज सेल निकालनी है 2012 से 2014। आपको नज़र आ रहा है 2012 में जो सेल है जो ब्लू है वो 500 है। ऐसे ही 2013 में आपको 600 नज़र आ रहा होगा, और 2014 में आपको 640 नज़र आ रहा होगा। तो आप एक तो इनका एवरेज निकालोगे, दूसरा आप किसका एवरेज निकालोगे, प्रोडक्शन का। और प्रोडक्शन तो सभी का निकालना होगा 2009 से 14, मतलब ये जो रेड वाले नंबर है इन सब का एवरेज। और फिर ये एवरेज निकालने के बाद ना डिफरेंस करना है। मैं सॉल्यूशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो सॉल्यूशन में भी एग्जैक्टली मैंने वही करके दिखा रखा है कि तीनों का एवरेज आपको मिलेगा यहाँ से एवरेज सेल्स का, और प्रोडक्शन का एवरेज मिलेगा यहाँ से, और उसके बाद बस लास्ट में क्या करना है कि दोनों का ना डिफरेंस निकाल देना है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा 105। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो भाई, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। इसमें हमें बता रखा है जो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, आपको नज़र आ रहा होगा 4%, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। कहता है कि ये 6,000 रुपये है, और पूछा हमसे क्या जा रहा है कि जो बाइंडिंग और कटिंग चार्जेस है, मतलब ये 18, ये कितना ज़्यादा है इसी मिसलेनियस से। तो आप देख पा रहे हो 14% ज़्यादा है, तो 14% की वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब 6,000 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको 14 से तो यहाँ से आपको 14 की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट आप करोगे तो बहुत आसानी से 21,000 मिल जाएगा। चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, इसका मतलब समझते हैं पहले। देखो कहता है करण ने 2/3 दूरी तो कार से चली है, उसके बाद गाड़ी ख़राब होगी, तो फिर बाकी की जो दूरी बची वो उसने पैरों पर, मतलब फुट पर चली है, पैदल। अब आगे कहता है कि जो उसने टाइम लिया है ना पैदल चलकर डिस्टेंस चलने में, वो 9 गुना है उस टाइम का जितना टाइम उसको गाड़ी से चलने में लगा था। और हमसे पूछा जा रहा है कि पैदल की स्पीड और गाड़ी की स्पीड के बीच का क्या रेशियो होगा। समझते हैं देखो इसके सॉल्यूशन से। देखो मैंने किया क्या है यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस को ना 3 यूनिट मान लिया, और 3 का 2/3 ऐसे जब आप निकालोगे तो 2 यूनिट बनेगा। तो 2 यूनिट डिस्टेंस तो देखो उसने चला है कार से, और ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस बचा ये उसने चला है पैदल चलकर, और पैदल चलकर जो टाइम उसको लगा है वो 9 गुना है इसका। और सिंपली स्पीड निकालनी है तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ स्पीड बनेगी 2/1, और यहाँ स्पीड बनेगी 1/9। उसके बाद आप एलसीएम लेके, वरना जैसे मर्जी इनको सिंपल नंबर्स बना सकते हो, जो कि 18 और 1 बनेगी। मतलब गाड़ी की स्पीड अगर 18 है तो पैदल की 1 है, लेकिन जो हमसे पूछा था वो उल्टा पूछा था। तो पैदल और गाड़ी की स्पीड का रेशियो पूछा है, तो पलट कर आप आंसर करोगे 1:18। चलते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 19
टाइम एंड डिस्टेंस का है। यहाँ बता रखा है एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर की दूरी उसने चलनी है। तो अब एक बात बताओ, जब उसकी स्पीड 100 है और 600 उसको चलना है तो 6 घंटे तो उसको तब लगेंगे जब वो नॉन स्टॉप चले, जब वो ना रुके। बट उसने कुछ टाइम ना देखो रुकने में भी वेस्ट किया है। और वो कितना टाइम वेस्ट किया होगा, तो वो हर 3 मिनट के लिए रुकती है हर 75 किलोमीटर बाद। तो आप सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि भाई 600 में कितनी बारी 75 आता है। उसके लिए आप 75 से जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा 8 बारी में 600 बना देगा। तो कहने का मतलब है कि 8 बारी 75 ज़रूर आता है 600 किलोमीटर में, लेकिन हम रेस्ट जो है ना वो 7 टाइम्स कराएंगे। 8 टाइम्स इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि 8th टाइम जब आप रेस्ट करवाओगे ना तो वो परमानेंट ही रेस्ट हो जाएगा, मतलब उससे पहले ही डिस्टेंस ख़त्म हो चुका होगा। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचे जाता तो फिर हम ज़रूर 8 बारी चलाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, अगर जो रिमाइंडर 0 बचे तो आप हमेशा एक कम बारी चलाओगे, और कुछ भी रिमाइंडर बच जाए चाहे वो 1 बचे तो फिर 8 चलाते, मतलब 8वां भी फिर काउंट होता। तो 7 आपने यहाँ रेस्ट करवाने हैं और हर रेस्ट 3 मिनट का है, तो 21 मिनट टाइम जो लगेगा वो रेस्ट में भी लगेगा। तो टोटल टाइम भाई 6 घंटे और 21 मिनट लगेंगे। बाकी सॉल्यूशन नीचे मैंने इसका समझा रखा है, आप वहाँ से समझ लेना। देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन नंबर है इस पेपर का 20। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 1000 और 2 साल का दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज की दर पूछी है। तो देखो यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, फर्स्ट ईयर में जो भी ब्याज देता है तो वही सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। कहने का मतलब है ब्याज तो सेम ही रहता है पहले साल, चाहे वो साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो। अब दूसरे साल में क्या होगा कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये दोनों नंबर सेम होंगे, और अगर कंपाउंड की बात करें तो दूसरे साल में भी कम से कम ये फिगर तो आपस में सेम होगी। बस यही फिगर जो पहले साल का ब्याज है वो दूसरे साल में आके ब्याज देता है। कहने का मतलब है सीआई और एसआई में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो जो भी ये ब्याज देगा दूसरे साल में आके वही इन दोनों के बीच में अंतर बनेगा। तो अंतर जो यहाँ पर बन रहा है ना, आप ध्यान से देखो 40 का बन रहा है। तो एक तो ये जो 40 रुपये है ना, ये 40 रुपये देखो ब्याज पर ब्याज है, मतलब पहले साल पर ब्याज है। अच्छा, पहले साल का ब्याज क्या होगा, तो ये 1000 रुपये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो पहले साल का ब्याज होगा यानी कि 500 रुपये, और परसेंट के लिए 100, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी आपकी 8%। तो यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले किसी दूसरे पेपर के साथ, जब तक आप इस पेपर को कंप्लीट करो। थैंक यू।